नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं सुनीता शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज फिर एक नई उमंग के साथ और नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर है NCERT की 10वीं की क्लास के बाकी बचे हुए गद्य खंड को लेकर, यानी कि गद्य खंड का भाग 2। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। पहले हमने 4 पाठ कर लिए थे कल, आज 5वें पाठ पे आते हैं। एक कहानी है भी की लेखिका का यदि हम बात करें तो मनु भंडारी है इसकी लेखिका। मनु भंडारी बहुत ही चर्चित कवित्री रही है और लेखिका रही है। तो इनकी जो रचनाएं हैं मनु भंडारी की, वो इन्होंने कहानी और उपन्यास लिखे, कवित्री नहीं लेखिका रही है, कहानी और उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। इनका जन्म जो है वो 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा राजस्थान यानी कि अजमेर में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी से MA की और कोलकाता में अध्यापन कार्य करने के बाद ये मिरांडा हाउस दिल्ली में विश्वविद्यालय में प्राध्यापकीय के पद पर नियुक्त हुई। मिरांडा हाउस दिल्ली में जॉब करना एक अपने आप के लिए बहुत ही सम्मानजनक बात है और इस प्रकार इन्होंने बहुत सारे अनुवाद भी किए हैं, कुछ पर फिल्में भी बन चुकी है। इन्हें बहुत सारे बड़े बड़े सम्मान मिले हैं। हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान मिले हैं। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का सम्मान मिला है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। यानी कि इनके नाम बहुत सारे पुरस्कार है। राजेंद्र यादव इनके पति है और वो भी एक लेखक है। राजेंद्र यादव आपको याद हो तो हंस पत्रिका के संपादक भी, जो दिल्ली से निकलती है हंस पत्रिका। मनु भंडारी की प्रमुख विशेषताएं कहानी संग्रह और उपन्यास है। विशेष तौर पर मैं हार गई बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है और त्रिशंकु, इनकी 3 रचनाएं हैं। मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है और त्रिशंकु, ये चारों जो इनके संग्रह है इनको बहुत अच्छे से रट लेना, क्योंकि एक आधा जरूर मिल जाता है इसमें से। उपन्यास है इनके आपका बंटी, जिस पर जो नाट्य रूपांतर हो चुका, जिसका महाभोज, जिसका भी नाट्य रूपांतर हो चुका, जो टीवी पे दूरदर्शन पे आता था। स्वामी, 1 इंच मुस्कान, ये 1 इंच मुस्कान जो है उपन्यास इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर लिखा है। ये इस प्रकार इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने जो है, इनकी भाषा है वो शुद्ध हिंदी है, खड़ी बोली और बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग है। लेकिन इनकी रचनाएं जो है, एक कहानी यह भी रचना जो है ना मनु भंडारी की आत्मकथा है। कहीं ना कहीं लोग यूँ कहते हैं अपने बारे में लिखा है जो है ना मनु भंडारी ने, तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। और चलिए, एक कहानी भी, ये आत्मकथा तो है ही, इसके साथ साथ मनु भंडारी ने उन घटनाओं का वर्णन किया है जो लेखिका को लेखिका बनाने में सहायक रही। यानी कि किस प्रकार एक छोटे से शहर में वो जो है एक बड़ी हुई और फिर आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई और किस प्रकार इनका जीवन व्यतीत हुआ, इनको घर में क्या क्या करना पड़ता था। 10वीं तक जो है वो इनको पढ़ने लिखने का किस प्रकार शौक था, ये किस प्रकार जो भी किताबें मिलती थी वो पढ़ लेती थी। लेकिन फर्स्ट ईयर में गई तो वहाँ इनकी एक अध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उन्होंने इनको वास्तविक रूप से साहित्य से परिचय कराया, लेखिका ऐसा कहती है। और उसके बाद फिर इनको पता चला वास्तविक साहित्यिक दुनिया है क्या, और उसके बाद इन्होंने लिखना आरंभ किया। इस प्रकार अपने जीवन के बारे में इन्होंने बताया है। ये अपने अतीत के बारे में देखती है, वर्तमान के बारे में देखती है। तो कहती है कि मेरा अतीत जो था वो कुछ इस तरह का था कि मुझे पढ़ने लिखने का शुरू से ही शौक था और भाषण जोरदार देती थी और लोग जो है ना पहले से ही उसको प्रोत्साहित करते थे। और धीरे धीरे किस प्रकार अध्यापकों के प्रोत्साहन से, इनकी एक अध्यापिका का जिसका जिक्र आया है, उनके प्रोत्साहन पर इन्होंने लिखना आरंभ किया। और आज़ादी की लड़ाई में भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इनका विशेष योगदान रहा। चलिए आइए देखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं सुनीता उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। सुनीता उपन्यास पूछा गया है। वैसे तो आमतौर पे हमने सारे प्रश्नोत्तर अभी तक किए। पहला पाठ जो है लेखिका का आता था और लेखक का आता था, तो लेखक या लेखिका, और हम उसको फटक से कर देते थे। तो यहाँ पर जो है वो सुनीता उपन्यास के लेखक का नाम तो जनेंद्र है, यहाँ पे आएगा हमारा जनेंद्र। अगला प्रश्न है हमारा, एक कहानी यह भी किसकी रचना है। अच्छा, वो एक विशेष प्रश्न था आपके लिए, आगे अब इसी से संबंधित है। एक कहानी यह भी किसकी रचना है। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की रचना है, मनु भंडारी ने लिखी है। मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था, अभी अभी हमने पढ़ा, गांव भानपुरा में इनका जन्म हुआ था। मानपुरा और भानपुरा, देखना दोस्तों ये चीजें हमें याद रखनी है। अगर आप जो है वो मानपुरा और भानपुरा को ध्यान से नहीं पढ़ोगे और झट से गोला काला कर दोगे तो आपका हो जाएगा प्रश्न गलत। तो ये मानपुरा और भानपुरा देखकर, यानी कि भानपुरा में हुआ था उनका। उसके बाद अगला है हमारा तीसरा प्रश्न, मनु भंडारी ने इंटर तक की शिक्षा कहाँ प्राप्त की। मनु भंडारी ने अपने जीवन के बारे में लिखा है, वहाँ इन्होंने ये भी बताया कि कहाँ तक पढ़ाई, इनकी शुरुआत पढ़ाई कहाँ थी इनकी, राजस्थान के अजमेर में हुई थी। अजमेर से पहले मनु भंडारी के पिता कहाँ रहते थे, जहाँ इनका जन्म हुआ था मनु भंडारी का इनके पिता इंदौर में रहते थे, यानी कि गए मध्य प्रदेश में रहते थे। लेखिका के पिता को इंदौर से अजमेर किस कारण आना पड़ा था। अब लेखिका के पिता जो थे वो
आर्थिक झटका यानी कि एक आर्थिक मंदी आई थी, इस कारण उनको अपना काम जमाने के लिए उनको इंदौर से अजमेर आना पड़ा था, यानी कि आर्थिक झटके के कारण। उसके बाद है मनु भंडारी के पिता का शब्दकोश था, यानी कि उनके पिता भी जो न पठन पाठन में ध्यान रखते थे, और उनका शब्दकोश था विषयवार, यानी कि सब्जेक्ट वाइज उन्होंने शब्दकोश बना रखा था। शब्दकोश की रचना से पिता को प्राप्त हुआ था, यानी कि क्या प्राप्त हुआ था उनके पिता को, शब्द की कोश की रचना से उनके पिता को यश प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। मन्नू के पिता अजमेर के किस मोहल्ले में रहते थे? छोटे छोटे प्रश्न है, पेपर में कहीं भी आ जाए। पिछले साल के पेपर मैंने देखे, किताब 11वीं 12वीं में तो बड़ी छोटी छोटी सी बातें जो है उठा रखी है, तो इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान से करोगे। जो न इनके पिता अजमेर के ब्रह्मपुर मोहल्ले में रहते थे, तो हमारा घ आएगा। उसके बाद अगला है, पिता ने शब्दकोश कैसे पूरा किया? लेखिका अपने इस पाठ में बताती है कि वो अकेले बैठ जाते थे और वो पूर्ण तन्मयता से उसके साथ लग जाते थे, तो वो अकेले उन्होंने शब्दकोश पूरा किया। मनु के पिता को विश्वासघात की चोट ने कैसा बना दिया था? अब उनके जो ना धन आर्थिक इसी कारण लगा था कि उनके अपनों ने ही विश्वासघात कर दिया था, तो विश्वासघात की चोट को उनके पिता को मन्नू के पिता को विश्वासघात की चोट ने शक्की बना दिया था। वो हर चीज को, हर व्यक्ति को शक की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उन्होंने जिस पर विश्वास किया था उन्हीं ने उसका विश्वास तोड़ दिया था। लेखिका ने किसकी जीवन कथा को वर्णित किया है? प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने पिता के बारे में अधिक बताया है कि उनके पिता को किस प्रकार के थे उनके पिता, और उनका व्यक्तित्व कैसा था, और किस प्रकार जो है उनके जीवन में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। लेखिका अपने जीवन में आई है किसकी अच्छाई कमियों को जानना चाहती थी। अब लेखिका किससे प्रभावित थी? लेखिका जो है अपने पिता से अधिक प्रभावित थी, तो स्वाभाविक है उनकी जो न चीज़ें उनके मन में क्या क्या अच्छाई आई, क्या बुराई आई, तो वो सारी चीज़ जानना चाहती थी। लेखिका के मन में किसने जन्म ले लिया था? लेकिन एक समय ऐसा था, लेखिका को लगने लगा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो उसके जो है वो मन में हीन भावनाएं आ गई थी। लेखिका पिता के द्वारा अपने प्रति किए गए किससे परेशान थी? अब लेखिका के पिता जो थे वो लेखिका की इन्हीं बातों के कारण वो उनको डांटते फटकारते, तो उनके व्यवहार के कारण वो बहुत दुखी थी। लेखिका बचपन में कैसी दिखाई देती थी? अब लेखिका जो बचपन में थी वो दुबली पतली और मरियल थी, और सांवला रंग था लेखिका का, तो दुबली पतली मरियल काली थी, और इस कारण उसे बार बार कई बार फटकार मिलती थी पिता की। लेखिका की बहन कैसी थी? अब लेखिका ने अपनी बहन का जिक्र करते हुए कहा है कि मेरी बहन बहुत सुंदर भी थी, हंसमुख भी थी, गोरी थी, स्वस्थ थी, इसलिए वो सब में लोकप्रिय थी, सारे उसी को चाहते थे। लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? अब लेखिका कहती है कि मेरी माँ का स्वभाव धैर्य और सहनशीलता वाला था, यानी कि उसकी माँ बहुत ही धैर्यवान महिला थी और बहुत ही सहनशील थी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, लेखिका के कितने भाई बहन थे? लेखिका ने अपने भाई बहनों के बारे में यहाँ बताया है कि 5 भाई बहन थे हम, तो 5 भाई बहन थे। लेखिका महानगरों में किस चीज की कमी अनुभव करती है? लेखिका ने छोटे नगर में भी अपना जीवन व्यतीत किया था और बड़े नगर में भी आई थी, तो उसने देखा था जो महानगर है उसमें संस्कृति की कमी है, लोग सेल्फिश है, स्वार्थी है, अपने अपने बारे में सोचते हैं, वहाँ संस्कृति नहीं है, तो इसको बहुत ही मिस करती थी वो। महानगरों के फ्लैट प्रणाली ने हमारा जीवन कैसा बना दिया है? लेखिका लिखती है यहाँ पर कि महानगरों के फ्लैट प्रणाली ने हमारा जीवन संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है, क्योंकि हम उन्हीं फ्लैटों में जो है ना वो सिमट के रह जाते हैं। लेखिका के मोहल्ले का कौन सा पात्र उनके उपन्यास महाभोज में दिखाई देता है? लेखिका ने उपन्यास महाभोज लिखा है, बहुत ही अच्छा और सुंदर उपन्यास है, कभी मौका लगे तो लेकर पढ़ना। कुछ बच्चों ने तो एमए में भी पढ़ा होगा, ऑप्शनल अगर लिया होगा तो इन्होंने महाभोज जो है उनमें क्या दिखाई देता है, तो वो अपने घर के दास साहब थे उनके आसपास, उनका वर्णन उन्होंने इसमें किया है। लेखिका के पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? अब लेखिका के पिता जो थे वो रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। भटियारी जो रोटी बनाती है उसको भटियारी बोलते हैं, और जो जहाँ रोटी बनती है उसको भटियार खाना, तो वो अपनी भाषा में जो है ना उसको भटियार खाना बोलते थे। एक मुहावरा भी है कि भटियारी, एक कहावत भी है, भटियारी पलोथन घर से लगाएगी तो रोटी कहाँ से खाएगी, तो इस कारण आप भटियार याद रख लेना, उसको भटियार खाना बोलते थे। पिताजी का प्रिय शगल क्या था? अब वो पिताजी जो थे उनका पिताजी का प्रिय शगल क्या था? यहाँ पर पिताजी का प्रिय शगल था किसी भी टॉपिक पर बहस करना, बहस करने में निपुण थे वो, यानी कि शगल मतलब शौक। उसके बाद है, लेखिका ने मैट्रिक अथवा 10वीं की परीक्षा कब पास की थी? यहाँ पर जिक्र किया है लेखिका ने कि मैं मैट्रिक तक जो बहुत ही दब्बू थी और मैं
ऐसा सोचती थी, अपनी हीन भावना से ग्रसित थी लेखिका। तो वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने कब की, 1945 में। यानी कि आप ऐसे याद कर लोगे, अगर ये इस प्रकार के प्रश्न आ भी जाते हैं तो 47 में भारत आजाद हुआ था, 2 साल पहले वो मैट्रिक कर ली थी उन्होंने। लेखिका की सबसे अधिक सम्मानीय प्राध्यापिका कौन थी? लेखिका ने जिन्होंने उनको प्रोत्साहित किया, शीला अग्रवाल का जिक्र किया है उन्होंने, जिसका उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा। शीला अग्रवाल ने लेखिका का परिचय किससे करवाया था? अब शीला अग्रवाल जब लेखिका से मिली तो उसने देखी कि ये तो प्रतिभा संपन्न छात्रा है, तो उन्होंने उसका परिचय जो न साहित्य की दुनिया से करवाया, कि कहा कि तुम सिर्फ इतने के लिए नहीं, क्योंकि भाषण अच्छा देती थी वो मनु भंडारी, तो साहित्य की दुनिया से उसका परिचय करा। लेखिका के पति कौन है? लेखिका के पति का नाम है राजेंद्र यादव। यहाँ राजेंद्र है तो सिर्फ राजेंद्र कर लेंगे हम। उसके बाद 28वां प्रश्न है, लेखिका के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? लेखिका के पिता की यदि सबसे बड़ी दुर्बलता माने तो उनके पिता जो है यश प्रतिष्ठा में बहुत विश्वास रखते थे, कि बाहर जो है ना बदनामी नहीं होनी चाहिए, बस इसमें वो विश्वास रखते थे। किसके पत्र ने पिताजी को आग बबूला कर दिया था? अब पिताजी जो थे वो कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आया और उसने पिताजी को जो है वो आग बबूला कर दिया था, क्योंकि प्रिंसिपल ने जो है वो उसके बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में लिखा था और वो पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि ये तो मेरी बेइज्जती हो गई। अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग भाषणबाजी के लिए कहाँ इकट्ठा हुआ था? अब अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग भाषणबाजी का जो ना कहाँ होगा भाषणबाजी, या तो मुख्य बाजार तो हो नहीं सकता, ना रेलवे स्टेशन पे हो सकता, कॉलेज के बाहर या चौपड़ पर हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा चौपड़। उसके बाद लेखिका का उसी के घर किस सम्मानित व्यक्ति ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया था? पिता ने तो कहा ये क्या किया तूने, वो क्या किया, और उन्हीं के घर एक सम्मानित व्यक्ति थे जिन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, और वो थे अंबालाल। क्या आएगा इसका? उसके बाद है 32वां प्रश्न, हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को कॉलेज छोड़ने का नोटिस कब मिला? 32वां प्रश्न हमारा। अब उनको कॉलेज छोड़ने का नोटिस मिला सन 1947 मई 1947 में, यानी कि सन 1947 मई 1947, उल्टा छप गया है। सभी भारतीयों के लिए किस दान का महत्व है? अब सभी भारतीयों के लिए जो है वो 15 किस दिन का, दान का नहीं सॉरी, हाँ ठीक है दिन है, किस दिन का महत्व है ये तो हम जानते ही है किस दिन का महत्व है हमारे लिए। 15 अगस्त 1947 का जितना महत्व है शायद ही किसी चीज का हो। लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य आयु क्या थी? अब लड़की का जो परिवार था उसमें लड़कियों की जल्दी से ब्याह कर दिया जाता था, भाई लड़की 16 की हो वो और उसका ब्याह कर दो। तो लेखिका का पिता भी ऐसा ही चाहता था। लेखिका के पिताजी की पुस्तकों का साम्राज्य रहता था। कैसे रहता था? पीछे उन्होंने दिया, वो अकेले बैठकर करते थे। जो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी सारी चीजें अपने इर्द गिर्द फैला के रखते हैं, तो यहाँ पर अव्यवस्थित रहता था, यानी कि फैला के बैठते थे वो सारी चीजें। दास साहब नामक पात्र का संबंध लेखिका के किस उपन्यास से है? पहले आ चुका, रिपीट हुआ है, थोड़ा प्रश्न उल्टा पुल्टा है, महाभोज से है। बहन भाइयों में मनु भंडारी कौन से स्थान पे थी? अपने बहन भाइयों में मनु भंडारी ने कहा है कि मैं सबसे छोटी थी, वो घर की सबसे छोटी लड़की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सुशीला मनु भंडारी से कितने वर्ष बड़ी थी? उसकी बहन का नाम है सुशीला, जो मनु भंडारी से 2 वर्ष बड़ी थी। यहाँ पर हमारा जो है मनु भंडारी से वो 2 वर्ष बड़ी थी। क्या आएगा इसका? उसके बाद किस कारण मनु भंडारी के पिताजी इंदौर से अजमेर आ गए थे? ये जो है थोड़ा सा रिपीट हो गया हमारा प्रश्न, चलो इसको भी देख लेते हैं। बड़ी बहन की शादी के समय मनु भंडारी की आयु क्या थी? जब उनकी बड़ी बहन की शादी हुई थी, जब मनु भंडारी की आयु 7 वर्ष की थी, क्योंकि 16 साल की लड़कियों का शादी कर देते थे वो। तो 41वां प्रश्न है हमारा, मनु भंडारी ने 20वीं सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या माना है? मनु भंडारी ने 20वीं सदी की सबसे बड़ी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो 15 अगस्त 1947 को माना है कि देश आज़ाद हुआ, हमारे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। मनु भंडारी के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? ये भी थोड़ा सा जो है वो रिपीट हो गया है, यस लिप साउंड की दुर्बलता थी। मनु भंडारी के पसंद, ये भी रिपीट हो गया है हमारा, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। उसके बाद मनु भंडारी की माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के किस शहर में हुई थी? अजमेर में हुई थी। क्या आ जाएगा? मनु भंडारी की माता का सबसे बड़ा गुण क्या था? उनकी माँ में सहन शक्ति थी। उसके बाद है इसमें ज्ञानयुक्त तत्व का सबसे नाम जिसे लिखें जिसके बीच मनु भंडारी जी के पिता थे, यानी कि उनके पिता में जो है वो जो पिताजी में थे वो मनोवैज्ञानिक तथ्य बताना। अंतर्विरोध, वो ना अपने ही अंतर्विरोधों से घिरे रहते थे, तो अंतर्विरोध था उनमें। तो इस प्रकार हमारा मनु भंडारी का ये पाठ
एक कहानी यह भी पूरा हुआ। तो दोस्तों चलिए अब अगला देखते हैं, हमारी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। अब एक समय ऐसा था, लोग कहते थे कि महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए, और हमारे जो आधा ज्ञान रखने वाले लोग हैं वो तो ऐसे भी कहते हैं, ढोर अखबार शूद्र समनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास जी ने ऐसा कहा था, लेकिन उससे आधा श्लोक और भी है। तुलसीदास ने किसके लिए कहा था ये नहीं जानते, लेकिन जो इस चीज का जो ना लोग समर्थक है वो ऐसे ऐसे कह देते हैं। तो इस प्रकार स्त्री शिक्षा के लिए लोग कहते थे कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उनका काम चूल्हा चौका है। तो यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य के बहुत बड़े पुरोधा है, इनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। सरस्वती पत्रिका का नाम आता है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम भी आता है, और हिंदी साहित्य के जो न परिष्कृत रूप का नाम आता है तो भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका में जो हिंदी को महावीर प्रसाद जी ने साहित्यिक रूप दिया, उनका नाम हिंदी साहित्य तो कभी भुला नहीं पाएगा। चलिए इनके जीवन के बारे में जानते हैं थोड़े से। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के निबंधकार एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। इनका जन्म 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली के दौलतपुर नामक गांव में हुआ था। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जो है वो इनके छोटे भाई है, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पर ही हुई थी। इनको संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था और उर्दू का अध्ययन भी किया इन्होंने। अंग्रेजी के अध्ययन के लिए इन्हें रायबरेली, उन्नाव और फतेहपुर भेजा गया। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए जल्दी वहाँ से बुला लिया गया और इन्होंने रेलवे में नौकरी करी। 1900 में सरस्वती पत्रिका निकली। 1903 में उस समय जो है ना राधा कृष्ण दास उसके संपादक थे 1900 में, और इनका जो है ना साहित्य के प्रति बहुत रुझान था। तो 1903 में इनके पास बुलावा भेजा गया कि क्यों ना आप किसके संपादक बन जाए, और ये अपनी रेल की नौकरी छोड़ के सरस्वती पत्रिका के संपादक बन गए। तो इस प्रकार इनका जीवन रहा। सरस्वती पत्रिका का संपादन तो संभाला ही संभाला, जो एक हिंदी साहित्य के इतिहास में अविस्मरणीय जो है वो योगदान है इनका। और 1938 में इनका निधन हो गया था। इनकी जो रचनाएं हैं जो याद करने की है, रस रंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, विचार विमर्श, साहित्य शिखर, अद्भुत अलाप, साहित्य संदर्भ, इनके निबंध संग्रह है, संपत्ति शास्त्र इनकी, अर्थशास्त्र से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र से संबंधित भी इनकी रचना है, महिला मोद, महिलाओं के लिए उपयोगी तथा आध्यात्मिकी दर्शन शास्त्र पे आधारित इनकी रचना है, द्विवेदी काव्यमाला है, और इनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से संग्रहित है। इनकी भाषा जो था वो साहित्यिक हिंदी थी। ये मुहावरों का भी प्रयोग करते थे, उर्दू शब्दावली का भी प्रयोग है इनकी भाषा में। हिंदी को सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। बहुत सारे ऐसे लेखक थे जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिसको प्रोत्साहित किया, और उन लेखकों ने जो है वो इनके ऋणी है। तो इस प्रकार ये हमारा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ जो है इनका एक निबंध है। उन लोगों की चेतना जागृत करना है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ मानते हैं। उन लोगों के अनुसार शिक्षित स्त्री जो है समाज के लिए विघटन का कार्य करती है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। इस निबंध की एक विशेषता यह भी है कि परंपरा का जो हिस्सा सड़गल चुका है उसे बेकार मानकर छोड़ देना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ इस प्रकार का जिक्र किया हमारे लेखक ने। तो देखिए आज ये है, देखते हैं हम क्या है हमारा कवि यहाँ पर क्या लिखता है। प्रश्न नंबर 1, नौबत खाने में इबादत स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। आचार्य महावीर प्रसाद जी के बारे में अभी हमने बात की थी, तो आइए अब हम प्रश्नोत्तर के बारे में बात करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जरूर कर लेना क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न कई बार आ जाते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किसकी रचना है? स्वाभाविक है, जब हम महावीर जी की बात कर रहे हैं तो उन्हीं की रचना है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। स्त्री शिक्षा के विरोध को क्या मानता है लेखक? जो है वो स्त्री शिक्षा के विरोध को मानता है शोक, यानी कि यह समाज के लिए एक शोक की बात है, इसको वह शोक मानता है। कैसे लोग, अगला तीसरा प्रश्न हमारा, कैसे लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करने में डटे हुए हैं? यानी कि उनका एक ही काम है सिर्फ स्त्री शिक्षा का विरोध करना। वो जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा पाई है, ऐसे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। लेखक को इसी बात का दुख है। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह किसकी भाषा थी? अब शकुंतला ने कहते हैं कि जब श्लोक पढ़ा होगा तो वह किसकी भाषा थी? वह अपढ़ों की, अनपढ़ों की नहीं है। लेखक ने अपढ़ शब्द का प्रयोग किया, अपढ़ों की भाषा थी। अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाने वाले कुछ लोग किसका विरोध करते हैं? जो लोग अपने आप को धर्म जो है वो भीरू मानते हैं और धर्मोपदेशक मानते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो नारी शिक्षा का विरोध करते हैं, यानी कि खैर। स्त्री शिक्षा के विरोधी लोग स्त्रियों को शिक्षित करने में किसका नाश मानते हैं? वो कहते हैं अगर स्त्रियां शिक्षित होगी तो क्या हो जाएगा? समाज का नाश हो जाएगा, उनका ऐसा मानना है। यानी कि इसका जो है हमारा परिवार भी दे रखा है यहाँ पे, परिवार आएगा, परिवार का नाश हो जाएगा, क्या आएगा?
किस बात से पता चलता है कि शकुंतला कम पढ़ी लिखी थी। अब शकुंतला नाटक जो है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम की बात की है लेखक ने यहाँ पे, तो कहते हैं कि वह एक छोटा श्लोक भी ठीक से नहीं लिख सकी। इससे पता चलता है कि वह कम पढ़ी लिखी थी। उसके बाद है पुराने संस्कृत कवियों ने नाटकों में कुलीन स्त्रियों से किसकी भाषा में बातें की हैं। अब वो जो थोड़े कम पढ़े लिखे थे उनकी भाषा थोड़ी और तरह की होती थी, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे उनकी और, लेकिन स्त्रियों के लिए जो है वो ज़्यादातर अपढ़ों की भाषा प्रयोग करते थे। बौद्ध और जैनों ने के समय कौन सी भाषा प्रचलित थी। यदि हमने भाषा साहित्य वाली आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा बौद्ध और जैनों के समय जो है, पाली का नाम यहाँ है नहीं तो प्राकृत का नाम है, तो स्वाभाविक है प्राकृत आएगा। पाली और प्राकृत दोनों थी। बौद्धों और जैनों ने कितने ग्रंथों की रचना की। उनके बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के जो है ना बहुत सारे ग्रंथ थे, हजारों की संख्या में ग्रंथ थे उनके, जो पाली और प्राकृत में लिखे। बौद्धों और जैनों ने कितने ग्रंथों की रचना की थी। उनके हजारों में ग्रंथ लिखे गए, रिपीट हो गए। किस मुनि ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया है। यहाँ पर जिन जिन मुनियों की बात है, अगर उनकी बात करें हम, प्राकृत भाषा का प्रयोग करने वाले हमारे शल्य मुनि थे। शाल्य मुनि यानी कि क्या आएगा। महाभारत से भी बड़ा ग्रंथ कौन सा है। अब महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ, महाकाव्य माना जाता है, और जो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक ग्रंथ है वो महाभारत से भी बड़ा ग्रंथ है, जो किस में लिखा, पाली भाषा में लिखा, पाली और प्राकृत में। उसके बाद बौद्ध और जैनों के ज़माने में कौन सी जनसाधारण की भाषा थी। बौद्ध और उनके ज़माने में भाषा जो जनसाधारण की भाषा थी वो प्राकृत थी। उसके बाद है प्राचीन काल में नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बताने में कौन सी भाषा सर्वमान्य की गई थी, यानी कि कौन सी ऐसी भाषा थी जिसको सभी लोग एक मत से मानते थे, और वह थी संस्कृत भाषा, यानी कि घ उत्तर आएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है वेदों को प्राय सभी हिंदू किसकी रचना मानते हैं। अब यदि हिंदू धर्म में वेदों का 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो वो कहते हैं कि वेद जो है वो ब्रह्मा जी यानी कि भगवान द्वारा कृत है। ईश्वर ने वेद मंत्रों की रचना और उनका दर्शन किस स्त्री से करवाया था। अब यहाँ पर जो इसमें दिया है कि वो वेदों को रचने वाली भी तो स्त्री थी, और उस स्त्री का नाम जो है यहाँ पर दिया है विश्ववरा, यानी कि सरस्वती का नाम विश्ववरा जो है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की कौन सी गाथा के अंतर्गत सैकड़ों शिष्यों की रचना संकलित है। त्रिपिटक ग्रंथों में बौद्ध धर्म की जो है वो उपदेश संकलित है, तो यहाँ थेरी गाथा है जो उसमें संकलित है। किसकी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट कर सकती थी, यानी कि किसकी पत्नी थी जो स्त्री धर्म पर व्याख्यान घंटों करती रहती थी। अत्रि की, अनसुया नाम था उनका, अत्रि ऋषि की पत्नी, बहुत बड़ी विदुषी थी अनसुया। किस स्त्री ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दिया था। अब यहाँ पर बात आती है 19वां प्रश्न हमारा, गार्गी ने बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया था। उसके बाद है हमारा किसकी धर्मपत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे। अत्रि ऋषि की पत्नी ने शंकराचार्य के भी छक्के छुड़ा दिए थे। 20वां प्रश्न हमारा मंडन मिश्र की पत्नी थी, मंडन मिश्र की पत्नी आएगी, गया आएगा इसका। उसके बाद 21वां प्रश्न, स्त्री शिक्षा विरोधी स्त्री की पढ़ाई को क्या समझते हैं। वो क्या कहते हैं, स्त्री की पढ़ाई जो है वो कालकूट है, यानी कि ये क्या आएगा इसका। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। यहाँ कालकूट का अर्थ क्या है। कालकूट मतलब जहर, अभिशाप, क्या कहेंगे कालकूट को हम। 22वां प्रश्न हमारा, कालकूट का मतलब अभिशाप है, यहाँ पे है। ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को पत्र किसने भेजा था। ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को पत्र रुक्मणी ने भेजा था। रुक्मणी जो थी वो क्या थी, श्री कृष्ण की पत्नी थी रुक्मणी। राम को क्या संबोधित करके अपना क्रोध प्रकट किया गया था। राम को जो है वो राजा कहकर अपना क्रोध प्रकट किया गया था, यानी कि घ आएगा इसका। किसने श्री कृष्ण को पत्र भेजा था। अभी अभी हमारी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ है, रुक्मणी ने श्री कृष्ण को पत्र भेजा था। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किसने की। त्रिपिटक जो है ना बौद्धों के ग्रंथ है, तो बौद्धों ने की। यह लेख पहली बार किस में प्रकाशित हुआ था। 27वां प्रश्न हमारा, यह लेख यानी कि जो जिस लेख का हम अभी जिक्र कर रहे हैं, ये सबसे पहले जो है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में कौन सा ग्रंथ महत्व रखता है। यदि सनातन धर्म की यदि हम बात करें तो सनातन धर्म में भागवत ग्रंथ जो है वो महत्वपूर्ण है। शिक्षा कैसा शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा कैसा शब्द है। शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसका जो है ना विस्तार है, जिसको हम संकुचित रूप में नहीं ले सकते। उसके बाद हमारा 31वां प्रश्न है अगला, यहाँ स्त्रियां न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी। यहाँ मुमानियत से क्या अभिप्राय है। मुमानियत से अभिप्राय है प्रतिबंध लगाना, यानी कि रोक लगाना, तो गया आएगा यहाँ पे। श्रीमद् भागवत के कौन से स्कंद में रुक्मणी हरण किया गया।
श्रीमद् भागवत में जो है वो रुक्मणी के 10वें स्कंद में जो है वो रुक्मणी हरण बहुत बड़ा है 10वें स्कंद भागवत का, किसकी पत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे। प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया हमारा 33वां, पहले भी आ चुका है। अत्रि ऋषि की पत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे। उसके बाद हमारा जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय साधारण की भाषा क्या थी। इसका मंडन मिश्र तो नहीं है हमारा, ये प्रश्न थोड़ा सा संशय में है, मंडन मिश्र पढ़ा है मैंने। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की क्या भाषा थी। जब उन्होंने नाट्य संबंधी नियम बनाए थे उस समय आम लोगों की भाषा प्राकृत थी, यानी कि वो शुद्ध संस्कृत नहीं बोल पाते थे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के कौन से अध्याय में रुक्मणी हरण की कथा है। अब उत्तरार्ध में पूछा है कि रुक्मणी हरण की अध्याय में, स्कंद नहीं पूछा, अध्याय पूछा है। स्कंद पाठ होता है और अध्याय उनके अलग अलग रूप। तो यहाँ पर जो है वो हमारा 35वां प्रश्न है। 35वें प्रश्न में यदि ले तो 53वां अध्याय है जिसमें रुक्मणी हरण का वर्णन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम सरस्वती। उसके बाद अगला, स्त्री शिक्षा के विरोध में कुछ लोगों का कुतर्क है। स्त्री शिक्षा के विरोध में कुछ लोग लेखक कहते हैं वो तर्क देते हैं, उस तर्क को कुतर्क मानता है ग्रह सुख का नाश। यदि स्त्री को पढ़ाओगे तो ग्रह सुख का नाश हो जाएगा। संस्कृत के नाटकों में नारी पात्र किस भाषा में बोलती थी। अधिकतर नारी पात्र जो है वो प्राकृत भाषा में बोलती थी। उसके बाद मंडन मिश्र की पत्नी ने किस आचार्य से शास्त्रार्थ किया था। मंडन मिश्र की पत्नी जो थी, पीछे भी आया है उनका नाम, उन्होंने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। तो ये है ना दोस्तों, ऊपर अत्रि गलत दे दिया था, मंडन मिश्र आएगा, ध्यान रखना उस प्रश्न में। शकुंतला के कटु वाक्यों का निशान कौन बना। यदि शकुंतला के कटु वाक्यों का जो है ना निशाना कौन बना की बात करें तो कौन बनेगा, जो शकुंतला को छोड़ के जाएगा वही बनेगा, यानी कि दुष्यंत। रुक्मणी ने किसे पत्र लिखा था, रिपीट हो गया है। त्रिपिटक किस धर्म से जुड़ा है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये जो है ना हमारे प्रश्न थे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पाठ थे उसके, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। अगला पाठ हमारा नौबत खाने में इबादत। लेखक का नाम यतीन्द्र मिश्र है। यदि यतीन्द्र मिश्र की बात करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य के में बहुत बड़ा नाम है इनका। 1977 में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने लखनऊ, अभी तो हम जो ना 1900 के स्टार्टिंग के लेखकों की बात करते आ रहे थे, हमारे आधुनिक लेखक है। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया है और कविता, संगीत और अन्य ललित कलाओं में इनका विशेष रुचि थी। 1999 में इन्हें विमला देवी फाउंडेशन नामक सांस्कृतिक न्यास की स्थापना की थी और थाती यानी कि धरोहर और अर्धवार्षिक पत्रिका सरित का इन्होंने संपादन किया है। इन्हें इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान तथा हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि मिल चुके हैं, यानी कि कई पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। रचनाएं विशेष तौर पर देख लीजिए यतीन्द्र मिश्र की, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, डोडिक पर आलाप और गिरजा। इन्होंने कवि द्विवेदी जी की द्विजदेव ग्रंथावली का सह संपादन भी किया, यानी कि उनके साथ लगकर उनकी ग्रंथावली का भी संपादन इन्होंने किया है। अब प्रस्तुत जो है ना पाठ नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र द्वारा जो है ना एक शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित है। यह उनके जीवन के ऐसे पक्षों को उजागर कर रहा है जो शायद हम आम लोग नहीं जानते। 1916 से 1922 तक जो नक्काशी में 6 वर्ष का अमरुद्दीन आया था और उनका भाई शमसुद्दीन, किस प्रकार वो वहाँ रहे और उन्होंने सादिक हुसैन और अली बख्श के पास रहते हुए, यानी कि उनके मामा थे दोनों, शहनाई वादक सीखा और हनुमान जी के मंदिर में शहनाई गाते थे। सारा जिक्र उन्होंने किया है। जब वो गाते थे अमरुद्दीन तो उनको शुरू में जो है वो क्या मिलता था, शहनाई बजाने की अठन्नी मिलती थी वहाँ, और जब हनुमान जयंती होती थी तो 5 दिन तक लगातार वहाँ पर गायन चलता था। उनके गांव के बारे में जिक्र किया है, शहनाई किससे बनती है इसके बारे में जिक्र किया है, जो आगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप देखोगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, इसका नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है, यतीन्द्र मिश्र की है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र का हमारा पाठ है और प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं अब इनके। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा, नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है, यतीन्द्र मिश्र की है। अगला प्रश्न हमारा, बालाजी की मंदिर की डोडी कहाँ स्थित है। बालाजी की मंदिर की डोडी पंचगंगा घाट पर स्थित है। उसके बाद अगला, अमरुद्दीन के नाना के घर आए तब उनकी उम्र 6 वर्ष की थी। अगला प्रश्न हमारा, अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था, शमसुद्दीन था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था, उनका बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, रागों के प्राय कौन लेते थे, ना मामू जान यानी कि मामा के भर रहे थे तो वो नाम लेते थे। भीम, पलासी, मुल्तानी आदि क्या है, ये रागों के नाम है सारे।
सादिक हुसैन का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था? सादिक हुसैन जो है वो क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। उसके बाद अगला, सादिक हुसैन तथा अली बख्श खां की ख्याति कहाँ तक फैली हुई थी? पूरे देश में उनकी ख्याति फैली हुई थी। उसके बाद अगला, अमरुद्दीन के मामू जान प्रतिदिन कहाँ शहनाई बजाते थे? वो बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते थे। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? अमरुद्दीन का जन्म डुमराव में हुआ था। उसके बाद अगला, अमरुद्दीन के ननिहाल कहाँ था? उनका ननिहाल जो है अमरुद्दीन का काशी में था, यानी कि घ आएगा इसका 12वें प्रश्न का हमारा। उसके बाद 13वां प्रश्न है हमारा, शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? शहनाई बनाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। क्या आएगा इसका 13वें का? उसके बाद 14वां प्रश्न है हमारा, शहनाई बजाने के प्रयोग में आने वाली, आगे, शहनाई बजाने के प्रयोग में आने वाली रीड किससे बनती है? अब ये रीड जो है वो नरकट से बनती है। नरकट एक घास है, जिस तरह झुंड होता है और होते इस तरह नरकट भी एक घास होता है, नरकट से बनती है ये। उसके बाद अगला प्रश्न है, नरकट घास कहाँ मिलती है? नरकट घास सोन नदी के किनारे मिलती है, तो इसका आएगा हमारा कै। उसके बाद अगला हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के परदादा का क्या नाम था? उनके परदादा का नाम जो था उस्ताद सलार हुसैन खां था। क्या आएगा इसका हमारा 16वें का कै। उसके बाद अगला है हमारा 17वां प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम जो था वो उस्ताद पैगंबर बख्श खान था। गया आएगा 18वां प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के अनुसार उनकी संगीत प्रेरणा कौन थी? उनकी संगीत प्रेरणा जो थी रसूल बाई और बतलून बाई, ये 2 बहनें थी जो शास्त्रीय संगीत गाती थी, वो उनकी प्रेरणा थी ये दोनों। उसके बाद है अगला हमारा, फटासुर ने बख्शे लुंगिया का क्या? आज फटी तो कल सिल जाएगी। मलिक ने यह दुआ कौन मांगता है? मालिक से यह दुआ कौन मांगता है? अब बिस्मिल्लाह जो है मालिक से यह दुआ कौन मांगता है? बिस्मिल्लाह खां जी मानते हैं। उसके बाद अगला है, कहाँ पर लोकगीत एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है? अब ये जो है ना अवधि में जो है ना लोकगीतों में चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। 20वां प्रश्न हमारा। उसके बाद अगला 21वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में शहनाई की तरह का वाद्य यंत्र कौन सा है? नागस्वरम जो है वो शहनाई की तरह वाद्य यंत्र है। गया आएगा इसका। शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक कौन है? मंगल ध्वनि के नायक जो है वो बिस्मिल्लाह खां है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। यहाँ सजदे क्या है? सजदे से विप्राय सिर है यहाँ पे। उसके बाद, नायक शहनाई वादक किसके सामने झुककर सच्चे सुर की इबादत मानते थे? वो खुदा के सामने झुककर सच्चे सुर। बिस्मिल्लाह खां समाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हुए क्या मानते हैं? वो सुर मांगते हैं कि मेरा सुर कभी भी ना बिखरे, या मैं बहुत अच्छा सुरीला गाऊं। सुरों के प्रभाव से बिस्मिल्लाह खां आंखों में से कौन से आंसू निकलते लगते हैं? मोती की तरह आंसू निकलने लगते हैं। किस इतिहास में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता? वैदिक कालीन इतिहास में शहनाई का उल्लेख नहीं है। किस मंदिर की डोडी के नौबत खाने में शहनाई की मंगल ध्वनि गूंजा करती थी? बालाजी मंदिर में। नौबत खाने में इबादत किस प्रकार की साहित्यिक विधा है? ये एक व्यक्ति चित्र है, यानी कि उनके बारे में लिखा हुआ है, एक व्यक्तित्व के बारे में। बिस्मिल्लाह खां के लिए मुहर्रम की कौन सी तारीख महत्व रखती थी? उनके लिए 8वीं तारीख महत्व रखती थी। इस दिन बिस्मिल्लाह खां 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल चल रोते हुए क्या बजाते थे? नोहा बजाते थे वो। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां को कहाँ की कचौड़ी पसंद थी? उनको कुसुम हलवाई की कचौड़ी पसंद थी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 33वां, बिस्मिल्लाह खां को कौन सी हीरोइन पसंद थी? वो सुलोचना हीरोइन को पसंद करते थे। पुराने समय में 3rd क्लास की टिकट कितने में आती थी? पुराने समय में 3rd क्लास की टिकट जो है वो 6 पैसे में आती थी, यानी कि जितनी उनकी उम्र उतने पैसे में आती थी। वो मामा के आए तब इसी उम्र में आए थे। दोनों प्रश्न एक दूसरे से जोड़ दीजिए। बचपन में बिस्मिल्लाह खां को बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाने का कितना मेहनताना मिलता था? 8 मिलती थी उनको। हनुमान जयंती के अवसर पर संकट मोचन मंदिर पर कितने दिन का संगीत कार्यक्रम होता था? वहाँ संकट मोचन मंदिर पे जो है ना हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिन का कार्यक्रम होता था। 5 दिन उनको गाने को मिलता था वहाँ पे। खां साहब की एक रीड कितने मिनट में गिली हो जाती थी? बिस्मिल्लाह खां की जो एक रीड थी वो लगभग 15 से 20 मिनट में गिली हो जाती थी। काशी में कलाधर किसे माना जाता है? वहाँ पर हनुमान जी को जो है वो कलाधर माना जाता है। उसके बाद, मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के लिए बिस्मिल्लाह खां याद करते हैं। क्या करते हैं? वो जो है ना अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। बिस्मिल्लाह खां को किससे अलग करके नहीं देखा जा सकता? अब बिस्मिल्लाह खां को यदि उनका जीवन के बारे में हमने बात की थी, उनका जीवन कहाँ बीता था? गंगा के द्वार पर, तो उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। शहनाई का तात्पर्य क्या है? बिस्मिल्लाह खां का मन, यानी कि ना बिस्मिल्लाह खां का हाथ है शहनाई का तात्पर्य। बिस्मिल्लाह खां का देहांत कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 90 वर्ष तक जीवित रहे वो। 90 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। उनकी मृत्यु कब हुई थी? थोड़ा ही समय हुआ है दोस्तों, ज़्यादा लंबी पुरानी बात नहीं है।
आपको भी याद होगा शायद। तो उनकी मृत्यु 22 अगस्त 2006 को हुई थी, यानी कि ख आएगा इसका। और उसके बाद है अगला, बिस्मिल्लाह खां ने कितने वर्ष तक खुदा के आगे सच्चे सुर की इबादत की? लगभग 80 वर्ष तक उन्होंने सच्चे सुर की इबादत की। गमन से क्या तात्पर्य है? गमन से अभिप्राय जो है खुशबू से है, यानी कि यहाँ पर गमन का अभिप्राय जो है वो खुशबू है। नरकट घास नामक घास डुमराव के किस नदी के, सोन नदी के किनारे पाई जाती थी? नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक का नाम बताइए। ये तिंदर मिस्र है। अरब देश की बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी या नरकट या रीढ़ का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? अरब सागर में जो नाड़ी या नरकट या रीढ़ का प्रयोग होता है उसको वही कहते हैं जो हमारे यहाँ कहते हैं, यानी कि शहनाई। उसके बाद अगला, संकट मोचन मंदिर में किस दिशा में था? वह दक्षिण दिशा में था। पंचगंगा घाट किस शहर में है? पंचगंगा घाट की यदि बात करें तो वह हमारे बनारस शहर में है। उसके बाद है, दक्षिण भारत में मंगला वाद्य का नाम क्या है? यानी कि नागस्वरम मंगल वाद्य, जैसे अपने शहनाई बजती है वहाँ पे जो बजता है उसको नागस्वरम कहते हैं। बिस्मिल्लाह खां का मूल नाम क्या था? अमीरुद्दीन था उनका मूल नाम। उसके बाद 53वां प्रश्न, शहनाई के बादशाह को रुचिकर थी कचौड़ी और जलेबी उनको बहुत पसंद थी। शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक कौन थे? मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां थे। जब ब्याह शादी होते हैं शहनाई बजते हैं मंगल ध्वनि, यानी कि तब कोई भी शुभ कार्य होता है तो शहनाई बजाती है। उस मंदिर का नाम लिखो जिसमें विशाखालय को रोज एक अठन्नी मिलती थी। बालाजी मंदिर में मिलती थी जब वो गाते थे बचपन। तो ये इस प्रकार हमारा बिस्मिल्लाह खां का ये तिंदर मिस्र का पाठ था और ये पूरा हुआ। अगला पाठ है हमारा संस्कृति भदंतानंद कौशल्यायन का। इससे पहले कि मैं संस्कृति पाठ पढ़ाऊँ आपको, भदंतानंद कौशल्यायन जिनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म अम्बाला के सोहाना गांव में हुआ था 1905 में और हिंदी के प्रति इनकी विशेष रुचि थी। देशभक्त, देश विदेश में घूमते रहे, यात्रा की, सारे देश का इन्होंने अनुभव किया। बहुत भिक्षु होने के कारण ये एक यायावर थे और 1988 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इनकी जो रचनाएं हैं वो इन्होंने बौद्ध धर्म पर बहुत पठन पाठन किया है इन्होंने। तो प्रमुख रचना इनका भिक्षु के पत्तर, बहानेबाजी, रेल का टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेल का टिकट जो भूल न सका, यदि बाबा ने होते कहाँ क्या देखा, आह ऐसी दरिद्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी है तथा अनुवाद कार्य भी किया है और इनके द्वारा जातक कथाओं में किए गए अनुवाद भी विशेष उल्लेखनीय है, यानी कि जातक कथाओं के अनुवाद। अब संस्कृति जो है इनका पाठ ये क्या है? सभ्यता और संस्कृति की बात करता है हमारा लेखक कहता है संस्कृति क्या है? लोग पुरानी परंपराओं को मानते हैं और उन्हीं को संस्कृति कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संस्कृति और सभ्यता अलग अलग चीज है। संस्कृति यदि आधार है तो सभ्यता उस पर रचे जाने वाला कार्य है। तो इस प्रकार इन्होंने सभ्यता और संस्कृति को अलग अलग मांगा है। लेकिन इन्होंने कुछ चीजें ये भी वही है, रूढ़ियों को मानना ही संस्कृति नहीं है हमें, बल्कि रूढ़ियों को मान के जो अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण करें और उन पे चले तो वही हमारी संस्कृति है। ऐसा कुछ इस पाठ में इन्होंने किया है उल्लेख। तो देखिए पाठ के प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृति किसकी रचना है? तो दोस्तों संस्कृति भदंतानंद कौशल्यायन की रचना है। ऐसे दो शब्द जो कम समझ में आते हैं और उपयोग अधिक होते हैं वो कौन से हैं? सभ्यता और संस्कृति है, जो प्रयोग तो बहुत होते हैं और समझ कम आते हैं। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर किसी चीज का आविष्कार होता है, व्यक्ति विशेष का अनुराग, व्यक्ति विशेष की अनुमति, व्यक्ति विशेष की संस्कृति, व्यक्ति विशेष की असंस्कृति। तो जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर किसी भी चीज का आविष्कार होता है, पाठ का नाम आपको पता है तो ये भी पता, आप अंदाजा लगा लोगे, व्यक्ति विशेष की संस्कृति। संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ है उस चीज को उसने अपने तथा दूसरों के लिए है, उसका नाम है। अब संस्कृति के लिए जिसका विकास हुआ है उसका नाम हम क्या देंगे? उसका नाम है सभ्यता, यानी कि इसका गया जाएगा हमारा। नई चीज की खोज कौन करता है? नई चीज की खोज, पांचवा प्रश्न है हमारा, कौन करता है? नई चीज की खोज करता है संस्कृत व्यक्ति। यहाँ लेखक ने संस्कृत व्यक्ति उसको कहा है जो सभ्य है, जो कुछ ना कुछ खोज के चलता है, उसी को संस्कृत व्यक्ति कहा है। संस्कृत व्यक्ति से कैसे व्यक्ति का तात्पर्य है, यानी कि वो संस्कृत व्यक्ति किसको कहता है हमारा लेखक? यहाँ पे हमारा लेखक कहता है बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति को संस्कृत व्यक्ति कहता है। कार्ल मार्क्स ने संसार को में किसे सुखी देखने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया? मार्क्सवादी नेता थे कार्ल मार्क्स। अगर आपको याद हो तो अथेडा और बेल्चे की बात जब आती है तो कार्ल मार्क्स की भी आती है। बहुत बड़े जो ना दार्शनिक हुए कार्ल मार्क्स, तो इन्होंने मजदूरों के हित के लिए सारी उम्र कार्य किया। पूर्वजों से नई चीज प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? जो पूर्वजों से नई चीज प्राप्त करता है उसको हम कहते हैं सभ्य, यानी कि नई चीज प्राप्त करे, ये नहीं कि रूढ़िवादियों पे चलता रहे। सभ्य व्यक्ति वही है जो पूर्वजों से नई नई चीजें सीखता है। विचारवान, जिज्ञासा, मानवतावादी, परिश्रमी, बुद्धिमान और अन्वेषी स्वभाव का व्यक्ति क्या कहलाता है?
अब ये सारी चीजें अगर हमारे लेखक के अनुसार लें तो ये सभी हम संस्कृत मानव में ढूंढ सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ये तो हमें पता ही होगा किसने किया था। न्यूटन के 3 नियम थे गुरुत्वाकर्षण के, उन्हीं का जिक्र हमारे लेखक ने किया है कि न्यूटन अगर नियम ना देता, अगर पुरानी बातों में उलझा रहता, तो आज हमारे पास गुरुत्वाकर्षण के नियम कैसे होते? तो इसका उत्तर क्या है हमारा? आज के युग का विद्यार्थी किस विज्ञान में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण पर, हाँ, लेखक कहता है न्यूटन के नियम सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं है, सभी चीजों में है। आज का विद्यार्थी तो सिर्फ भौतिक में, यानी कि जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो गुरुत्वाकर्षण नियमों को पढ़ते हैं, बाकी को कोई लेना देना नहीं है। जबकि प्रत्येक आदमी की संस्कृति में गुरुत्वाकर्षण दिखता है। न्यूटन को आज के विद्यार्थी से अधिक क्या माना है? उन्होंने उनको सभ्य माना है। वो कहता है मानव के द्वारा की गई कौन सी खोज भूख मिटाने के साथ जुड़ी हुई हो सकती है? भवन निर्माण, आग का निर्माण, यानी कि मनुष्य ने अपनी भूख को मिटाने के लिए आग का निर्माण किया होगा। सर्दी गर्मी से बचने के लिए आविष्कार किया होगा किसका? तरह तरह के वस्त्र, सुई धागे का, यानी कि वो सुई धागे से वस्त्र सिल ले जिससे वो सर्दी और गर्मी से बचे। भले ही वो सुई धागा पत्थर का ही बनाया उसने शुरू में। मोती भरा थाल से क्या तत्व? एक थालियों मोतियों का भरा सबके सिर पर औंधा पड़ा, ये एक पहेली है, उसी का जिक्र यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लेखक ने किया है। तारों भरी रात्रि का आसमान जो है वो मोती थाल भरा है। मनुष्य रात को खुले आसमान के नीचे क्यों नहीं सो पाता? क्यों नहीं सो क्यों नहीं पाता? वह आसमान के रहस्यों को जानना चाहता है। जैसे वो आसमान को देखता है तो उसकी जिज्ञासा जो है वो जागृत हो जाती है और वो सोचता है कि इस आसमान में क्या छुपा हुआ है। आदमी सोने के लिए कहाँ लेटा था? आदमी खुले आकाश के नीचे लेटा हुआ था। मनुष्य की संस्कृति की जननी कौन है? यदि अंतर की प्रेरणा, बाहर की प्रेरणा, भौतिक प्रेरणा और प्रेम की प्रेरणा। यदि संस्कृति की जननी हम मानने मनुष्य की, तो वो हमारी अंतर की प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा मिलती है, तभी वह संस्कृति को जन्म देती है। मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? अविभाज्य विभाज्य है। मानव संस्कृति को हम ना तो तोड़ सकते ना काट सकते, तो इसलिए वो हमारी क्या है? अविभाज्य, उसको बांटा नहीं जा सकता। क्या आएगा इसका हमारा? उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत मानव की चेतना पर किन कारणों का प्रभाव प्रधान होता है? यानी कि यहाँ पर अगर हम दे तो संस्कृत मानव यानी कि जो सभ्य है उस पर किन पर, तो यहाँ पर स्थूल भौतिक, जो स्थूल कारण है और जो भौतिक है उनका प्रभाव सबसे अधिक होता है। ये दो मानव संस्कृति के माता पिता है, भौतिक प्रेरणा और ज्ञानिप्सा, यानी कि ये दोनों जो है वो क्या है? मानव के माता, उसके मानव संस्कृति के माता पिता है। लेनिन को किस देश का भाग्य विधाता माना जाता है? दोस्तों लेनिन जो था, मेंशेविको और वोल्शेविको जो है ना, दो संघ चले थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद की बात, और उसमें जो है ना, जो लोगों के, एक तो था पूंजीपतियों का, एक निम्न वर्ग था, तो ये रूस से संबंधित था। तो लेनिन जो है रूसी जो ना राजनेता हुआ था, ये रूस का। उसके बाद है अपनी डेस्क पर रखते हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़ों को स्वयं न खाकर दूसरों को कौन खिलाता है? लेनिन खिलाता है दूसरों को। संसार के मजदूरों को शिखर बनाने का स्वप्न किसने देखा? कार्ल मार्क्स ने देखा। उसके बाद है हिटलर जो था वो तो आप जानते ही हो, अरस्तु दार्शनिक है, प्लेटो भी दार्शनिक है, कार्ल मार्क्स दार्शनिक भी हुआ था और राजनेता भी हुआ था, और हिटलर तो बहुत बड़ा जो है वो तानाशाह था। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, 2500 वर्ष पूर्व सच्चे ज्ञान की खोज में किसने घर छोड़ा था? दोस्तों किसने छोड़ा था? महात्मा बुद्ध, यानी कि सिद्धार्थ जिनका मूल नाम था। तो इस प्रकार से हमारे ये गद्य भाग के प्रश्नोत्तर संपन्न हुए। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप